चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो नंबर 3 शायद है ना, तो इसमें पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में। तो कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन का बेसिक आइडियाज़ क्या होते हैं? बेसिक आइडिया होता है इसका, एयर पोल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं नेचुरल प्रोसेस या इंजीनियरिंग सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कंट्रोल नेसेसरी होता है। उसके बाद में आता है नेचुरल सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस कौन कौन सी होती है? वो होती हैं डिस्पर्जन, सेटलिंग, बास आउट, रेन आउट एंड एडजॉर्प्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं डिस्पर्जन की। तो इसमें क्या होता है, पोल्यूटेंट हवा में स्प्रेड होते रहते हैं जो कंसनट्रेशन कम होती है और ये रियल रिमूवल नहीं होता है। उसके बाद में आती है सेडिमेंटेज सेटलिंग। सेटलिंग में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग होती है, लार्ज पार्टिकल रिमूव होते हैं और जिनका डायमीटर 20 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं वो ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। उसके बाद माता बास आउट और स्केवनिंग में क्या होता है कि ब्लॉक क्लाउड लेवल होता है। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलेंट प्लस गैसेस रेंज से रिमूव होते हैं और एडजॉर्प्शन के थ्रू रिमूवल होती है। ठीक है, ये इनका जो साइज होता है 1 माइक्रोन से माइक्रोमीटर पार्टिकल से कम होता है और पार्टिकल इफेक्टली रिमूव नहीं होते हैं। उसके बाद माता रेन आउट, ये अबव द क्लाउड लेवल प्रोसेस होती हैं। क्लाउड के अंदर प्रेसिपिटेशन होती है और सब माइक्रोन पार्टिकल्स इससे रिमूव होते हैं। अब आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, अर्थ सरफेस के पास होता है, सॉलिड लिक्विड गैसियस सरफेस पर स्टिक हो जाती हैं। बस आती हैं पोल्यूटेंट सरफेस पर, ये रिटर्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम के बारे में। तो इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें 2 मेथड्स होते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम के। वो 2 मेथड कौन कौन से होता है? पहला आता है कंट्रोल एट द सोर्स, दूसरा होता है डायल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डायल्यूशन की। डायल्यूशन में क्या होता है कि टाल चिमनीज यूज़ की जाती हैं जो पोल्यूटेंट हायर लेवल पर रिलीज होते हैं, एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाती हैं, ग्राउंड लेवल कंसनट्रेशन कम होती है। ये टोटल पोल्यूशन लोड रिड्यूस नहीं होता, पर यह है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल एट द सोर्स, मतलब कि जहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है उसको वहीं ख़त्म कर देना। जैसे पोल्यूटेंट सोर्स पर ही कंट्रोल किया जाता है। डिवाइस यूज़ की जाती हैं जैसे पर्टिकुलेंट पोलेंट और गैसियस पोल्यूटेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एफिशिएंसी डिपेंड करती है किस किस पे, पोल्यूटेंट किस टाइप का और इकोनॉमी फैक्टर पर। अब बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रैटेजी। कौन कौन सी कंट्रोल स्ट्रैटेजी हैं इनके पास में? वो होता है इंडस्ट्रियल लोकेशन चेंज करना, फ्यूल के टाइप्स को चेंज करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेंज करना, गुड हाउस कीपिंग मेंटेन करना और प्रॉपर इंस्टॉलेशन या ऑपरेशन ऑफ एयर कंट्रोल को इक्विपमेंट से पर्टिकुलर गैस या पोल्यूटेंट को रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर क्या होता है। चलो उसका बेसिक आइडिया लगाते हैं क्या होता है। ये पर्टिकुलेट जो होता है एयर पोल्यूशन में मेनली स्टेशनरी सोर्स से होते हैं, जो पावर प्लांट्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इंसिनरेटर्स के होते हैं। इक्विपमेंट सिलेक्शन पर डिपेंड करती हैं और उसके पार्टिकल साइज और पार्टिकल डेंसिटी इसी के अंदर होती है। अब बात करते हैं सेटलिंग चेम्बर। सेटलिंग चेम्बर में क्या होता है, सबसे सिंपल पर्टिकुलेंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ये इन लार्ज कंपार्टमेंट होता है, गैस वेलोसिटी कम की जाती है और ग्रेविटी के एक्शन से पर्टिकुलेंट सेटल होता है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कैरियर गैस की वेलोसिटी रिड्यूस होती है, कोर्स पार्टिकल्स ग्रेटर देन 40 माइक्रोन से सेटल हो जाती हैं, वर्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल के फ्लोर तक ले जाती हैं और डस्ट होपर में पार्टिकल कलेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन फीचर्स की। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन फीचर क्या होते हैं, इनलार्जेड चैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, लो वेलोसिटी रीजन क्रिएट होती हैं और इनलेट फ्लू का ट्रांजिशन होता है, आउटलेट ट्रांजिशन होता है, डस्ट होपर एट बॉटम, समटाइम वेफल्स ऐड किए जाते हैं जो प्री क्लीनर के रूप में काम करती है। अब बात करते हैं गैस वेलोसिटी कंडीशंस की। गैस वेलोसिटी कंडीशंस क्या होती हैं? यूजुअली वेलोसिटी रेंज जो होती है 0.5 से लेकर 2.5 मीटर पर सेकंड होती है, जो गैस की वेलोसिटी होती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करते हैं कि लेस देन 0.3 मीटर सेकंड यूनिफॉर्मली मेंटेन करना चाहिए। वेलोसिटी कम होने से सेटिंग टाइम मिलता है। अब बात करते हैं पार्टिकल साइज रिमूवल की। ये थियोटिकल रिमूवल्स होते हैं जिसकी साइज़ 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होती हैं और पार्टिकल रिमूवल जो होता है ये पार्टिकल ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर होती हैं। सिर्फ लार्ज साइज पार्टिकल एफिशिएंटली सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट अब होती है कलेक्शन एफिशिएंसी। तो कलेक्शन एफिशिएंसी में क्या होती है कि ओवरऑल एफिशिएंसी को कम करनी होती है जो कि लेस देन 50% होती है। अब होती है स्पेशल रिक्वायरमेंट। लार्ज इंस्टॉलेशन स्पेस रिक्वायर्ड होता है, इसलिए सिर्फ प्री क्लीनर के रूप में ही यूज होती हैं।
अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। ये सिंपल डिज़ाइन होती हैं, लो प्रेशर लॉसेज होती हैं, इजी ऑपरेशंस होती हैं और लो मेंटेनेंस होती हैं, ठीक है। ये होते हैं इसके एडवांटेज, सिंपल डिज़ाइन, लो प्रेशर लॉसेस, इजी ऑपरेशन। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं कि फाइन पार्टिकल्स रिमूव नहीं होते हैं, लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होती है, लो एफिशिएंसी होती है और प्राइमरी कलेक्टर के रूप में ये सूटेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट साइक्लोन कलेक्टर्स की बात करते हैं कि साइक्लोन कलेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, ग्रेविटी की बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होती है, फाइन पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं और कंपेयर टू ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स होते हैं। अब बात करते हैं गैस या स्ट्रीम पार्टिकल को सेपरेट किए जाते हैं। इसके अंदर क्या की जाती है, गैस स्ट्रीम से पार्टिकल को सेपरेट किए जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स होते हैं। पहला आता है साइक्लोन कलेक्टर्स, दूसरा होता है डायनेमिक प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। पहला क्या होता है, साइक्लोन कलेक्टर्स, दूसरा होता है डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स। अब बात करते हैं साइक्लोन कलेक्टर कंबशन के बारे में। ये सिलेंड्रिकल सेल होते हैं, कोनिकल बेसेस होते हैं, टेंजेंशियल गैस इनलेट होते हैं, सेंट्रल आउटलेट ट्यूब होती हैं और डस्ट होपर इनके बॉटम में होता है, ठीक है। कोनिकल बेस, टेंजेंशियल गैस इनलेट और सेंट्रल आउटलेट ट्यूब से क्लीन गैस करते हैं और डस्ट होपर एट बॉटम होता है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की, कि इनके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होता है, ठीक है। तो डस्ट लेडन गैस टेंजेंशियली एंटर करती हैं और गैस वेलोसिटी से स्पिनिंग वोर्टेक्स बनाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है जिससे हैवी पार्टिकल बाल की तरफ मूव करते हैं और पार्टिकल साइड करके नीचे होपर में गिर जाते हैं। ये क्लीन गैस के ऊपर आउटलेट ट्यूब से निकाली जाती है। अब बात करते हैं सेपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर डिपेंड करती है। ग्रेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ग्रेटर सेपरेटिंग एफिशिएंसी होगी। लार्ज डायमीटर जो साइक्लोन होता है, लार्ज डायमीटर साइक्लोन की बात करें अगर इसमें, तो ये होती है 40 से लेके 50 माइक्रोमीटर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हाई एफिशिएंसी साइक्लोन। हाई एफिशिएंसी साइक्लोन में जो डायमीटर होता है वो 23 सेंटीमीटर या उससे लेस होता है, ठीक है। और जो पार्टिकल साइज होता है 15 से 20 माइक्रोन रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लीनिंग एफिशिएंसी। तो क्लीनिंग एफिशिएंसी 5 से 10 माइक्रोन पार्टिकल के लिए होती है। एफिशिएंसी 90% तक हो सकती हैं इसकी। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन में कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं, लार्ज वॉल्यूम गैस हैंडल कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हाई टेम्परेचर गैसेज होती हैं अप टू 980 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और प्रेशर ड्रॉप होता है वो लो होता है। कितना लो होता है, 2.5 से लेके 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक। अब इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर सिंगल साइक्लोन होता है या मल्टीपल साइक्लोन या पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं जो लार्ज गैस वॉल्यूम को हैंडलिंग के लिए होते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या होता है, फीड एंड ग्रिल मिल्स, उसके बाद सीमेंट प्लांट, फर्टिलाइजर्स प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, एसफाल्ट मिक्सिंग प्लांट और लार्ज पार्टिकल गैस एप्लीकेशन इसके अंदर यूज होते हैं। तो एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको। फीड ग्रेन मिल्स होती हैं, सीमेंट प्लांट्स हो गया, फर्टिलाइजर प्लांट्स हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, एसफाल्ट मिक्सिंग प्लांट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, लार्ज पार्टिकल गैस एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब एडवांटेज की बात करते हैं, ये सिंपल डिज़ाइन होती हैं, लो कॉस्ट होती हैं, लो प्रेशर लॉसेज होता है, हाई टेम्परेचर ऑपरेटिंग पॉसिबल होते हैं और लार्ज गैस वॉल्यूम हैंडल कर सकते हैं। इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, एफिशिएंसी पार्टिकल साइज इस पर डिपेंड करती है और सेकेंडरी कंट्रोल डिवाइस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर को, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके दो टाइप होते हैं, साइक्लोन कलेक्टर और डायनामिक प्रेसिपिटेटर। तो दूसरी बात करते हैं डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स की। तो डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स में क्या होता है, डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो इनकमिंग गैस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई जाती है जो रोटेटिंग वेंस के थ्रू फोर्स को जनरेट होती हैं और साइक्लोन टाइप से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, है ना, वो साइक्लोन टाइप की ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी जो प्रोसेस अप्रोक्स 7 टाइम मोर इफेक्टिव होती है साइक्लोन टाइप कलेक्टर से बेटर सेपरेट। जो साइक्लोन टाइप कलेक्टर होता है ना उससे बेटर एफिशिएंसी होती है किसकी, डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स की। तो बात करते हैं इसमें इनकमिंग गैस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई जाती हैं वो रोटेटिंग वैन के थ्रू फोर्स जनरेट होती हैं, ठीक है, जो साइक्लोन से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये एग्जॉस्टेड फ़ैन होता है इसके अंदर जो डस्ट कलेक्टर दोनों का काम करती है ना, एग्जॉस्टेड फ़ैन और डस्ट कलेक्टर दोनों का काम करती है।
और ये गैस हैंडलिंग और डस्ट रिमूवल एक साथ करती है, गैस को भी हैंडल करती हैं और डस्ट को भी रिमूवल एक साथ करती हैं डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं डायनेमिक प्रेसिपिटेटर्स? ये सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं और वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं। ये डायनेमिक कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सेरेमिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। दूसरा है फूड इंडस्ट्रीज़, तीसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, चौथा वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज होता है। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो वेट फाइबर्स जो मटेरियल्स के साथ काम नहीं करता, फाइबरस मटेरियल रोटेट वेन पर एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। किस पे एक्यूमुलेट होता है? जो फाइबरस मटेरियल होता है वो रोटेटिंग वेन पर एक्यूमुलेट होता है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिमार्क की बात। ओवरऑल रिमार्क में होता है हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर बेस्ट ये डिवाइस होती है और ड्राई पर्टिकुलर मैटर के लिए ये सूटेबल होती है। नेक्स्ट, बैट स्क्रवर्स। बैट स्क्रवर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। बैट स्क्रवर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है बैट स्क्रवर्स का, इनकमिंग गैसियस स्ट्रीम से प्रेसिपिटेट को रिमूव होता है, ठीक है। फ्लू गैस को फॉलिंग वाटर के अगेंस्ट फ्लो कराया जाता है, जो फ्लू गैस को फॉलिंग वाटर के अगेंस्ट फ्लो करवाया जाता है। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। वर्किंग में गैस और वाटर ड्रॉपलेट को कांटेक्ट होता है, गैस और वाटर ड्रॉपलेट्स का एक कांटेक्ट होता है जो पर्टिकुलर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स हो जाते हैं और ड्रॉपलेट हैवी हो जाती हैं और फिर नीचे गिरकर रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका एक वर्किंग मैकेनिज्म होता है, गैस और वाटर ड्रॉपलेट का कांटेक्ट होता है जो पर्टिकुलर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और ड्रॉपलेट हैवी हो जाती हैं, फिर नीचे गिरकर रिमूव हो जाती हैं। अब बात करते हैं स्प्रे टावर के बारे में। स्प्रे टावर जो होते हैं ना, वाटर इनलेट से स्प्रे होता है और डर्टी गैस चैम्बर में एंटर करती है। जैसे डर्टी गैस चैम्बर के अंदर एंटर करती है गैस लिक्विड कांटेक्ट होता है, क्लीन गैस आउटलेट से निकल जाती हैं और डर्टी वाटर आउटलेट से भर जाता है। ये स्प्रे टावर का जो डायग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें क्या क्या होता है कि जैसे वाटर इनलेट से स्प्रे होता है तो जो डर्टी गैस चैम्बर में एंटर करती हैं वो गैस लिक्विड गैस लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, जो क्लीन गैस आउटलेट से निकल जाती हैं और डर्टी वाटर आउटलेट से बाहर जाता है, ठीक है। केमिकल स्क्रबिंग में के अंदर क्या होता है कि वाटर के अलावा केमिकल सॉल्यूशन भी यूज होते हैं, जैसे एग्जांपल लाइम हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया K2CO3 और स्लरी ऑफ MnO और MgO, ये गैसियस पोल्यूटेंट भी रिमूवल हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो बैट स्क्रबर के अंदर केमिकल भी चीज़ें होती हैं, लाइम, पोटेशियम कार्बोनेट और ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं एनर्जी कंसिड्रेशन की। तो एनर्जी कंसिड्रेशन में कॉन्टैक्ट पावर थ्योरी एप्लीकेबल होती है। एनर्जी कंजम्पशन डिपेंड करती है एयर टू वाटर कॉन्टैक्ट पर। अब बात आती है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ड्रॉप के। अच्छी डिज़ाइन पर परफॉर्मेंस कंपेरेबल होती हैं। अब बात करते हैं क्लीन एफिशिएंसी की बात। तो क्लीन एफिशिएंसी में जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो वेरी करता है, प्रेशर ड्रॉप बढ़ने पर एफिशिएंसी बढ़ती है और फाइन पार्टिकल रिमूवल में इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं प्रेशर ड्रॉप इफेक्ट। इसका क्या होता है प्रेशर ड्रॉप इफेक्ट का कि वेरी लो प्रेशर लॉस होता है, मीडियम टू कोर्स पार्टिकल इसमें रिमूव होते हैं और हाई प्रेशर लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइन पार्टिकल रिमूवल में हाई इफेक्टिवली यूज होता है। कॉमनली यूज बेड कलेक्टर्स होते हैं, स्प्रे टावर हो गया, बेड साइक्लोन स्क्रवर्स हो गया और वेंचुरी स्क्रवर्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। कॉमनली यूज बेड कलेक्टर्स, स्प्रे टावर, बेड कलेक्टर स्क्रवर्स, वेंचुरी स्क्रवर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं। अब बात करते हैं स्प्रे टावर्स की कि स्प्रे टावर्स क्या होता है। स्प्रे जो टावर्स होते हैं इनके बेसिक फीचर्स होते हैं, लो कॉस्ट स्क्रवर्स होते हैं और गैस और पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को रिमूव कर सकते हैं। और प्रेशर की बात करें तो गैस प्रेशर और गैस हैंडलिंग होती है इसके अंदर, वेरी लिटिल प्रेशर लॉस होता है, खोज करती हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैंडल कर सकती हैं। अब बात करते हैं रिमूवल एफिशिएंसी की। तो रिमूवल एफिशिएंसी में क्या होता है, एक्सेस पार्टिकल रिमूवल में इफेक्टिव होते हैं। अप्रोक्स 10 माइक्रोमीटर साइज तक के पार्टिकल्स होते हैं। मॉडिफिकेशन से एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो क्या बात की रिमूवल एफिशिएंसी क्या होती है, जो एक्सेस पार्टिकल को रिमूव में इफेक्टिव होते हैं। अप्रोक्स 10 माइक्रोमीटर साइज तक के पार्टिकल इसमें से रिमूव किए जा सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन से एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, समझ गया आप। इसलिए अब स्प्रे टावर का
हम समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। स्प्रे टावर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वाटर स्प्रे ड्रॉपलेट जनरेट होती हैं और गैस और ड्रॉपलेट का कांटेक्ट होता है। पार्टिकल्स ड्रॉपलेट के साथ अटैच्ड होती हैं और वाटर और पार्टिकल नीचे गिरकर रिमूव हो जाते हैं। अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं कि फाइन पार्टिकल के लिए लिमिटेड एफिशिएंसी, सिंपल कंस्ट्रक्शन, वेस्ट डिवाइस है। नेक्स्ट वेट साइक्लोन स्क्रबर्स की बात करते हैं कि वेट साइक्लोन स्क्रबर्स क्या होते हैं। इनका बेसिक कंसेप्ट होता है साइक्लोन प्लस वेट स्क्रबर का एक कॉम्बिनेशन होता है। गैस के साथ वाटर स्प्रे भी यूज़ की जाती है गैस के साथ। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। जो हाई प्रेशर स्प्रे नोजल होते हैं वो टेंजेंशियली गैस इनलेट करती हैं। साइक्लोन टाइप चैम्बर्स होते हैं और इसके अंदर कोर बूस्टर्स होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। फिर इसमें एक स्ट्रेटनिंग बैन भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनका वर्किंग मैकेनिज्म कि वेट साइक्लोन स्क्रबर्स कैसे काम करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि गैस स्पाइरलिंग मोशन में एंटर करती हैं। उसके बाद में स्प्रे नोजल फाइन ड्रॉपलेट जनरेट करता है और जो ड्रॉपलेट पार्टिकल को इंटरकनेक्ट कर देती हैं, वो पार्टिकल वाटर में मिक्स बाल पर थ्रो होता है, फिर स्लंप में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिमूवल एफिशिएंसी। तो इसकी रिमूवल एफिशिएंसी क्या होती है। ड्रॉपलेट साइज होती हैं जो 100 माइक्रोमीटर और एफिशिएंसी 90 से 98% तक होती है। पर्टिकुलेंट साइज रेंज होती है जो 5 से लेके 500 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद में आता है रिमार्क, स्प्रे टावर से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सेंट्रीफ्यूगल लिक्विड कॉन्टैक्ट दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करता है वेंचुरी स्कवर्स। वेंचुरी स्केवर्स क्या होते हैं। वेंचुरी स्केवर्स क्या होता है। बेस्ट एप्लीकेशन होता है, बेस्ट एप्लीकेशन ये मोस्ट एफिशिएंट बेस्ट स्क्रबर्स होते हैं। पार्टिकल जो साइज होती है इसकी 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होती है। सब माइक्रोन पार्टिकल स्मोक फ्यूम्स के लिए बेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं गैस वेलोसिटी। ये वेरी हाई वेलोसिटी होती हैं जो 60 से 180 मीटर पर सेकंड होती हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन वेंचुरी सेप्ट थ्रोट होते हैं और वाटर इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर होता है। सेटलिंग चैम्बर इसके अंदर होता है और वाटर और कंडेंस आउटलेट इसके अंदर होता है, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वेंचुरी सेप्ट थ्रोट इसके अंदर होता है, वाटर को उसका इंजेक्शन सिस्टम होता है और सेटलिंग चैम्बर इसी के अंदर होता है, वाटर कंडेंस्ड आउटलेट के अंदर होता है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। कंटीमिनेटेड जो गैस होती है वेंचुरी थ्रोट से पास होती है और वाटर स्प्रे थ्रोट्स में इंजेक्ट होता है। हाई गैस वेलोसिटी वाटर को ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। ड्रॉपलेट पार्टिकल कोलाइड होते हैं, वाटर और पार्टिकल नीचे गिरकर रिमूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिमूवल कैपेबिलिटीज़। रिमूवल की कैपेबिलिटीज़ क्या होती है कि पर्टिकुलेंट होते हैं, इसमें पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते हैं। जो गैसियस पोल्यूटेंट्स भी एफिशिएंटली रिमूव होते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो इसकी रिमूवल की कैपेबिलिटी क्या होती है वेंचुरी स्क्रबर की, वो ये होती हैं कि जो पोल्यूटेंट होते हैं वो गैसियस पोल्यूटेंट भी एफिशिएंटली रिमूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें एफिशिएंसी फैक्टर्स कि एफिशिएंसी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे लिक्विड का पार्टिकल कॉन्टेक्ट पर डिपेंड करता है, लिक्विड फ्लो रेट होता है, ड्रॉपलेट साइज होता है और पार्टिकल साइज भी इसी के अंदर होता है। ये इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है गाइज। तो वेंचुरी स्क्रबर्स के बारे में आपको समझ में आ गया कि मोस्ट एफिशिएंट वेट स्क्रबर्स होते हैं। पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन्स होती हैं और सब माइक्रोन पार्टिकल्स स्मोक फ्यूम के लिए बेस्ट होते हैं। फिर आती है गैस वेलोसिटी जो बहुत हाई वेलोसिटी होती है, 60 से 180 माइक्रो सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस क्या होती है। स्प्रे टावर से स्लाइटली हायर एफिशिएंट होती हैं। जो स्प्रे टावर होते हैं ना उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है वेंचुरी स्क्रबर। हाई प्रेशर ड्रॉपलेट के साथ में ये हाई एफिशिएंसी शो करता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जिनको ESP बोला जाता है। ये बड़ा ही गजब का है। चलो इसके बाद बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसका। जो फ्लू गैसेस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फील्ड से पास होती हैं। जो गैसेज होती है ना जैसे ये जो भी गैस होती है पोल्यूटेंट गैस, वो क्या होती है कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि DC करंट जैसा एक करंट होता है उसके वहाँ से इसको फ्लो करवाया जाता है। तो गैस हाईली आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर से गुजरती है। जब क्या होता है देखो, वो जो इलेक्ट्रिक की वायर होती हैं ऐसे ये वायर है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रिक वायर है अब ये क्या करती है अपना, इसमें तो नहीं लिख रखा,
और ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ना, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसको आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब जब गैस इसमें से पास होकर जाती है ना, इससे गुजरती है, तो जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। जो इस गैस में से वो पार्टिकल्स इसके चिपक जाते हैं इस वायर के, तो ऐसे इसे सेपरेट हो जाते हैं। इसके मेजर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, प्लम पेपर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट और केमिकल इंडस्ट्रीज। ये इसके ESP के मेजर एप्लीकेशन का थर्मल में यूज होता है, पल्प पेपर में यूज होता है, माइनिंग में यूज होता है, मेट्रोलॉजिकल में यूज होता है, आयरन स्टील में यूज होता है। अबे क्या हो गया इसमें, लीव बुक एंड ओपन दिस लिंक, हट पागल आदमी। इसके बाद में आयरन और स्टील प्लांट इसके अंदर होता है, जो सेरेमिक इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कितने तरीके के होते हैं? पहला होता है लो वोल्टेज, दूसरा होता है हाई वोल्टेज। जैसे सिंगल लो वोल्टेज होता है वो टू स्टेज ESP होता है, हाई वोल्टेज होता है वो सिंगल स्टेज ESP होता है। इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो होता है 6000 से लेके 12000 वोल्टेज। बाप रे कितना ज़्यादा हो गया। लिक्विड पार्टिकल कलेक्ट करने के लिए यूज गैस वेलोसिटी होती है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और डिज़ाइन कैपेसिटी जो होती है उसकी 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज किसके, डबल स्टेज की, हाई वोल्टेज की। इसमें होता है 30,000 से लेके 1,00,000 वोल्ट तक। ठीक है, इतना भयंकर करंट कहाँ से लेके आते होंगे? ये DC वोल्ट होते हैं भाई साहब, AC वोल्टेज नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट में इसको रिकमेंडेड किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी की, तो वेरी स्मॉल पार्टिकल इजीली ट्रैप्ड हो जाते हैं, जो इनकी साइज होती है 1 माइक्रोन के इक्वल। वेट और ड्राई दोनों पार्टिकल कलेक्ट हो सकते हैं। एफिशिएंसी रेंज बात करते हैं तो 95 से 99% तक की एफिशिएंसी देते हैं। इन सब केस ग्रेटर देन 99% भी एफिशिएंसी अचीव होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका, जो कोरोसिव और अडेसिव पार्टिकल गैस से एब्सेंट होने चाहिए। कौन कौन से? कोरोसिव और अडेसिव पार्टिकल जो होते हैं वो गैस से एब्सेंट होने चाहिए, गैस के अंदर नहीं होती, जो मेंटेनेंस रिड्यूस होती है। अब बात करते हैं फ्यू मूविंग पार्ट्स, रिपेयर रिक्वायरमेंट्स इसकी मिनिमल है, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है इसका 300 से लेके 450 डिग्री तक होता है। प्रेशर ड्रॉप लो होता है इसका, और पावर रिक्वायरमेंट वेरी हाई नहीं होती, ज़्यादा हाई इसकी पावर रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज की बात, जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है हाईली होती है, इनिशियल कॉस्ट होती है। वेरिएबल डक्ट लोडिंग और फ्लो रेट्स के लिए सेंसिटिव होता है। हाई वोल्टेज ऑपरेशन होता है, जो पर्सनल बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। टाइम के साथ कलेक्शन एफिशिएंसीज की रिड्यूस होती है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टाइप, जो फिगर में दिखाया गया, जैसे प्लेट टाइप ESP हो गया, ट्यूब टाइप ASP हो गया। इसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वायर्स होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। इसमें कलेक्शन प्लेट होती हैं। और जो ट्यूब टाइप होता है इसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड जो वायर होती हैं ये ट्यूबुलर कलेक्शन सरफेस होती हैं, सुटेबल फॉर होती हैं स्पेसिफिक गैस फ्लो के लिए। नेक्स्ट आते हैं फैब्रिक फिल्टर्स, जो बैग हाउसिंग को बोलते हैं। अब फैब्रिक फिल्टर का कंसेप्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर लेडन गैस जो होती है ये वूवन या फिल्टर्ड फैब्रिक से पास होती हैं। उसके बाद में जो फैब्रिक पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेती हैं, जो फैब्रिक होती हैं वो पार्टिकल्स को क्या करती है, फिल्टर कर देती हैं और क्लीन गैस को बाहर निकाल देती है। वैसे ही इनिशियल पार्टिकल कलेक्शन में मैकेनिज्म जो होता है वो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन होता है और इनर्शियल इम्पैक्शन, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिंग और ग्रेविटेशनल सेटलिंग, ये इनिशियल पार्टिंग कलेक्शन के मैकेनिज्म में ये सारे, जैसे डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, इम्पैक्शन हो गया इनिशियल, ठीक है, डिफ्यूज़न हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो गया, ग्रेविटेशनल सेटलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। अब बात करते हैं डस्ट मैट फॉर्मेशन के बारे में। ये क्या होती हैं? ये जो फैब्रिक सरफेस पे जो डस्ट मैट बनती है इसके बाद कलेक्शन और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मतलब सब माइक्रोन पार्टिकल का 99% रिमूवल बाई स्वीविंग हो जाता है। अब फिल्टर बैग की बात करते हैं। इनकी जो शेप होती हैं ये ट्यूबुलर होती हैं या एनवेलप शेप साइज होती हैं, और जो पार्टिकल रिमूवल की जो कैपेबिलिटी होती है, मोस्ट पार्टिकल जो होते हैं 0.5 माइक्रोन्स के होते हैं, और सस्टेनेबल क्वांटिटी अप टू 0.01 माइक्रोन्स होती है। अब क्लीनिंग ऑफ बैग कैसे होती है? जैसे शेकिंग हो गई, रबिंग हो गई, या वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म से ये जो बैग होते हैं इनकी क्लीनिंग होती है।
एडवांटेज की बात करें तो इनका एडवांटेज क्या होता है, ये हाईली कलेक्शन एफिशिएंसी होती है, वाइड रेंज में इनका पार्टिकल साइज होता है। डिज़ाइन एक्सट्रीमली इसकी फ्लेक्सिबल होती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस हैंडल कर सकती हैं, रिलेटिवली हाई स्पीड पर एंड रीजनेबल प्रेशर ड्रॉप होता है, मॉडरेट पावर रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड हैंडल कर सकता है, और हाई वॉल्यूम ऑपरेशन में स्पेशली इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं आप, सीमेंट किल्न, फाउंड्रीज, स्टील फर्नेस, इन सब ग्रेन इंडस्ट्रीज ये जो होती हैं, है ना, ये इन सब में इसका यूज़ होता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है इसने, पर ये सारे इनके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशंस है इसके, तो कहाँ पर यूज़ होती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस जो नोट्स में दिया गया, वो है एक्सप्लोजन या फायर का रिस्क होता है इसके, अगर स्पार्क ऑर्गेनिक डस्ट के साथ हो, मतलब इनके अंदर या तो एक्सप्लोजन ही आग लग सकती है अगर डस्ट के साथ स्पार्क कर गया होता है। स्पेशल लिमिटेशंस होती हैं हैवी लोड के लिए, ये लार्ज बैग हाउस डिफिकल्ट होते हैं। फैब्रिक रप्चर का रिस्क होता है इसके अंदर। फैब्रिक रप्चर में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर रहता है, मॉइस्चर, एसिडिटी, एल्कलिनिटी ऑफ गैस स्टेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में, तो वेरी हाई एफिशिएंसी डिवाइस है, फाइन और सब माइक्रोन पार्टिकल के लिए भी ये सुटेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के मेथड्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, मेथड्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल। एयर पोल्यूशन कंट्रोल के जो मेथड्स हैं इसको कंट्रोल की, उसकी बात करते हैं। पहला आता है ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर। इसमें जो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल रिमूव की जाती है वो ग्रेटर देन 50 माइक्रॉन्स होती है, जिसकी एफिशिएंसी लेस देन 50% होती हैं। मेरिट्स क्या होते हैं, सिंपल डिज़ाइन होती हैं, इजी मेंटेन होता है, लो प्रेशर होता है। किसका, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स की। डेमेरिट होती है कि इसके लिए लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कलेक्शन एफिशिएंसी लो होती है, ओनली लार्ज साइज पार्टिकल इससे सेपरेट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यूज। पेंसिल डिस्चार्ज हो गई गाइस, चलो थोड़ी देर और काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग यूज़ क्या होता है, इसमें इमिटेड स्मोक जो होता है वो चैम्बर से पास होती है, उसके बाद लार्ज साइज पार्टिकल ड्रॉप हो जाती हैं, और जो स्ट्रोक लो होता है इसके अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। ये किसके, कौन सा लो एक्ट होता है, स्ट्रोक लो। 100% एफिशिएंसी के लिए आपको चैम्बर की लेंथ, चैम्बर की हाइट और पार्टिकल डायमीटर की जो इक्वेशन है वो ये हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना होगा। अब बात करते हैं, दूसरा आता है ग्रेविटेशनल आ गया, दूसरा आता है सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, जिसको साइक्लोन कलेक्टर, सेपरेटर्स या डायनामिक्स हमने पहले बात की थी वो बोलते हैं। इनमें जो मिनिमम पार्टिकल साइज जो रिमूव होती है वो 5 से 25 माइक्रोन होती है, एफिशिएंसी 50 से 90% होती है। इसकी मेरिट होती है मेरिट्स की बात करें तो ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, सिंपल डिज़ाइन और मेंटेनेंस होता है इनका, लेस फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूसली ड्राई डस्ट डिस्पोजल होता है। नेक्स्ट, लो टू मॉडर्न प्रेशर लॉस होता है इसमें 2.5 से 20 सेंटीमीटर, लार्ज गैसेस वॉल्यूम हैंडल करते हैं, टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री, वाइडली यूज इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे सीमेंट प्लांट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रिफाइनरी, एसफाल्ट मिक्सिंग प्लांट, ग्रेन मिल्स, इन सब के अंदर इसका यूज होता है। कहाँ कहाँ, सीमेंट प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरी, एसफाल्ट मिक्सिंग प्लांट, इन सब के अंदर इसका यूज होता है। अब बात करते हैं डिमेरिट्स के बारे में। रिक्वायर्ड लार्ज हेडरूम्स होते हैं, लो एफिशिएंसी फॉर स्मॉल पार्टिकल्स के लिए होती है, सेंसिटिविटी टू वेरिएबल डस्ट लोडिंग और फ्लो रेट के लिए ये इसके डिमेरिट्स होते हैं, मतलब इसके लिए लार्ज हेडरूम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए अच्छी एफिशिएंसी नहीं देता है ना। और वाइब्रेटर डस्ट लोडिंग होती है इसके अंदर, फ्लो रेट होती है इसके अंदर, फ्लो जो सेंसिटिव होते हैं ना ये वेरिएबल डस्ट लोडिंग के और फ्लो रेट के प्रति वो सेंसिटिवल होते हैं। तो ये मेथडों की बात चल रही है जो सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स की बात चल रही थी। अब आते हैं प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ यूजेज, किसके, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स के बारे में। ये स्पेशली डिज़ाइन होता है क्लोज चैम्बर में, इनके इनलेट गैस वेलोसिटी स्पैनिंग वोर्टेक्स होती हैं, पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वॉल पर के थ्रू होते हैं, और पार्टिकल स्लाइड डाउन होते हैं हॉपर से और जो रिमूव फ्रॉम द गैस स्ट्रीम, एफिशिएंसी डिपेंड करती है इसकी जनरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, पार्टिकल मास पे, इनलेट वेलोसिटी पे और रेडियस ऑफ द साइक्लोन पे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन होती है MP × B² / R,
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है इसकी इक्वेशंस होती हैं। अब बात करते हैं डायनामिक प्रेसिपिटेटर्स की। डायनामिक प्रेसिपिटेटर रोटेटिंग बेंच से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है अबाउट 7 टाइम मोर एफिशिएंट देन ऑर्डिनरी साइक्लोन। ऑर्डिनरी साइक्लोन जो होते हैं उनसे 7 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। एक्ट एज एग्जॉस्टेड फन और डस्ट कलेक्टर। इसका यूज होता है सैरेमिक, फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट चलता है लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? बेड फाइब्रस मटेरियल को हैंडल नहीं कर सकता। कौन? डायनामिक प्रेसिपिटेटर्स। बेन पर एक्यूमुलेट हो जाती है। अगला आता है बेड स्क्रबर्स या बेड कलेक्टर्स, जिसे बोला जाता है स्प्रे टावर, बेड साइक्लोनिक स्क्रबर, ये बेंचुरी स्क्रबर्स। ये सारे होते हैं ना बेड स्क्रबर्स, ये बेड कलेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? स्प्रे टावर, बेड कलेक्टर्स एंड बेंचुरी स्क्रबर्स। अब इनमें जो मिनिमम पार्टिकल साइज जो रिमूव्ड होती है उनकी एफिशिएंसी होती है, जो 10 माइक्रोन से ज़्यादा बड़ा वो लेस देन 80% होती हैं। जो 2.5 माइक्रोन से बड़ा वो लेस देन 80% होती हैं, और 0.5 माइक्रोन होता है वो 99% होती हैं। अब इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। स्पेशल टावर बेंचुरी स्क्रबर्स के लिए होती हैं, जो गैसियस पोल्यूटेंट या पर्टिकुलेंट दोनों को रिमूव करते हैं। उसके बाद में आती है हॉट गैस, कूल हो जाती है इसके अंदर। जो कोरोबिस गैसेज होती हैं वो रिकवर टू द न्यूट्रलाइज की जाती हैं। अब इसके बाद में आती है एक्वस केमिकल कॉन्टैक्ट से। यूजफुल बाय प्रोडक्ट होती है, केमिकल और फर्टिलाइजर से होती है। ठीक है, केमिकल और फर्टिलाइजर से इसका यूज होता है। अब बात करते हैं डिमेरिट्स। लार्ज क्वांटिटी वेस्ट वाटर प्रोडक्ट होता है, डिस्पोजल प्रॉब्लम होती है इसमें, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है जब कोरोजिव मेंटेनेंस कलेक्ट होता है। अब बात आती है वेट आउटलेट गैसेस से। ये सबसे ज़्यादा अपर राइज नहीं होते हैं। कोल्ड कंट्रीज में फ्रीजिंग प्रॉब्लम होती है, फ्ल्यूम में कभी कभी विजिबल होते हैं, वाटर वेपर प्रेशर की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड यूजेस के बारे में। तो फ्लू गैस को डाउनवर्ड फीलिंग वाटर के अगेंस्ट पुश किया जाता है। पर्टिकुलर मैटर को वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्स ड्रॉपलेट जो होता है वो नीचे गिर जाते हैं और रिमूव्ड हो जाते हैं। केमिकल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, जैसे लाइम हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, MnO, MgO स्लैरी। ये गैसियस पोल्यूटेंट भी इसके अंदर रिमूव हो जाते हैं। किसके अंदर रिमूव हो जाते हैं? ये सारे बेड स्क्रबर्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। अबे यार ये स्क्रीन का कलर ही चेंज हो गया है। ट्रू टोन बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। नो 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 नो, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अभी ऐसे चलने दो उसको थोड़ी देर। बिल्कुल अजीब सा ही हो गया कलर इसका। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये मिनिमम पार्टिकल साइज जो रिमूव करते हैं। ये ना 3 पेज आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर समझ लेना। यहाँ से नहीं, यहाँ से। ठीक है, ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज, इसमें ही है इम्पोर्टेंट चीज़। अगर जो इससे पूछी जाएगी वो इसी के अंदर इम्पोर्टेंट है बस, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछेगा वो। अब आती है इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात, जो 95 से लेकर 99% के बीच में यूज होती है। अब मेरिट्स की बात करते हैं। पार्टिकल वेट हो या ड्राई हो, दोनों फॉर्म में ही कलेक्ट होता है। 99% एफिशिएंसी पॉसिबल होती है। वेरी स्मॉल पार्टिकल भी रिमूव्ड होता है, और मेंटेनेंस नॉमिनल होता है जब तक कि कोरोसिव एडेसिव मटेरियल ना हो। अब बात करते हैं वेरी फ्यू मूविंग पार्ट्स के बारे में, जो हाई टेम्परेचर ऑपरेशन पॉसिबल होता है, जैसे 300 से लेके 450 डिग्री तक। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की। डिमेरिट्स क्या होते हैं इसमें? लार्ज क्वांटिटी बेस्ट वाटर डिस्पोजल या मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई होती है, जैसे कोरोसिव मटेरियल केस में। ठीक है, अब बात करते हैं बेड स्क्रबर गैसेस। ये स्टेक से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। दूसरी आती हैं कोल्ड कंट्रीज में फ्रीजिंग इशू होता है। ठीक है, और विजिबल प्ल्यूम पॉसिबल है, जो वाटर वेपर प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, जो विजिबल जो होता है ना वो वाटर विजिबल प्ल्यूम जो पॉसिबल होता है वाटर वेपर की वजह से होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड यूज के बारे में, जो फ्लू गैस को हाईली आयोनाइज जोन से पास कराई जाती है। उसके बाद में आता है पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से गैस को सेपरेट हो जाती है।
अब उसके बाद में आती है पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूज होता है वो वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, पल्प इंडस्ट्री, माइनिंग, मेट्रोलॉजिकल, आयरन स्टील, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये यूज होता है। ये यूज मैंने पहले आपको बता दिया था, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स में क्या होता है, मिनिमम पार्टिकल साइज जो होती है इनकी ग्रेटर देन 1 माइक्रोन होती है, एफिशिएंटली 99% होती है, वेरी हाईली एफिशिएंट होते हैं, ड्राई स्टेट में भी वेरी स्मॉल पार्टिकल रिमूव कर देते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होने पर विजिबल वार्मिंग मिल जाती है। इसके डीमेरिट्स जो होते हैं, टेम्परेचर गैसेज 100 से लेकर 450 डिग्री तक कूल करना ज़रूरी होती हैं, फ्लू गैस ड्राई होनी चाहिए, वरना कंडेंशन या फिल्टरिंग क्लॉगिंग का रिस्क होता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल वर्किंग एंड यूजेस। फ्लू गैस को वोवन या फिल्टर फैब्रिक से पास कराया जाता है और पर्टिकुलर मैटर को रोक कर गैस को पास होने देती है। स्मॉल पार्टिकल पहले इंट्रैक्शन से रिटर्न होता है, बाद में डस्ट मैट के थ्रू मोर एफिशिएंट कलेक्ट होता है। बैग हाउस फिल्टर यूनिट की बात करें तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में इंस्टॉल होते हैं। वर्टिकल हैंगिंग सिलेंडर बैग होते हैं जिनकी लेंथ होती है 1.8 से लेकर 9 मीटर की इसकी बैग्स की। लोअर एंड होपर से अटैच्ड होता है जो अपवर्ड मूविंग गैस को पार्टिकल गैस में डिपॉजिट करते हैं। डस्ट होपर में सेटल होता है, क्लीन गैस फैब्रिक से बाहर जाता है। ऑटोमेटिक सेकिंग डिवाइस कलेक्टर डस्ट क्लीन करने के लिए यूज होती है। अब बात करते हैं कंट्रोल डिवाइस फॉर द गैसियस पोल्यूटेंट्स की बात। उसके बाद में बात करते हैं प्रिंसिपल ये गैसियस पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं जो डिवाइस से इनको रिमूव करती हैं। कार्बन ऑक्साइड्स होती है स्पेशली CO। नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है जिनको NOx बोलते हैं। ऑर्गेनिक ऑक्साइड जो गैसेज होती है, इनऑर्गेनिक ऑक्साइड जो हाइड्रोकार्बन इसके अंदर यूज होते हैं। अब बात करते हैं मेजर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, जो एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कंडेंसेशन या कंबेंसेशन इसके अंदर यूज होते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन इश्यूज, नेसेसरी सोर्स के लिए होते हैं। सिंगल या कंबाइंड टेक्निक चूज करना ईजी नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है एडजॉर्प्शन यूनिट। इसका जो बेसिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इफ्लुएंट गैस स्ट्रीम या पोरस सॉलिड मटेरियल को पास होने देती हैं, जिसे एडजॉर्प्टेंट बोलते हैं। एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन बेड में कंटेन होती हैं। उसके बाद में बात करते हैं एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, ये पोरस सॉलिड सरफेस गैस को अट्रैक्ट और होल्ड करती हैं। इसका फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है कि गैस वेपर कंडेंशन ऑन साइड या टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से ऊपर हो, मतलब टेम्परेचर कितना, ड्यू पॉइंट से ऊपर। गैस वेपर को कंडेंशन ऑन सॉलिड के ऊपर गैस है उसको कंडेंस करती हैं। जिसके अंदर फोर्स इन्वॉल्व होता है वो होता है वान डर वाल फोर्स मेथड। अब केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, जो जिसे केमोअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये क्या है यार, ये क्या लिख रखा है, केमोअब्जॉर्प्शन, फक यू। गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं जैसे एब्जॉर्प्शन के साथ साथ केमिकल बॉन्ड बनाती है। केमोअब्जॉर्प्शन बोलते हैं यार इसको, केमोअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मेरी पता नहीं क्या ही हो रहा है, बोलने में नहीं आ रहा, ठंड लग रही है मुझे सुबह सुबह। होल्डिंग फोर्स जो होते हैं वैन डर वाल फोर्स से इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलता है। गाइज आप इसे अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन करके बताओ उसको क्या बोलते हैं, मुझसे बोलने में नहीं आ रहा है। कॉमनली यूज एडजॉर्पेंट्स होते हैं, जिसे बोलते हैं एक्टिवेट कार्बन, एलुमिनियम, सिलिका जेल, फेलियर अर्थ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इसका यूज होता है। किस चीज़ का यूज होता है, जो एडजॉर्पेंट होते हैं ना, ये जो एब्जॉर्पेंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो एक्टिवेटेड कार्बन, एलुमिनियम, सिलिका जेल, फेलियर अर्थ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं। भाई हीटर चला दे यार, मेरी जवान पक गई है ना, सर्दी लग रही है यार, हाथों में, मुंह में, सब जगह। अब पोल्यूटेंट की बात करते हैं जो इफेक्टिवली रिमूव्ड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, H2S होती हैं, SO2 होती हैं। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन, जो बेड डिज़ाइन में यूज होते हैं वो फिक्स बेड होते हैं, जो मूविंग बेड एंड फ्लूइडाइज्ड बेड फॉर्म होती है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ भी रट रहे हो कि भाई रट लेना इनको, है ना। ये अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि ये क्या पढ़ा रही है, ये बस रिवीजन है। जिस पे कंसेप्ट आते हैं वही ये लेक्चर ले सकता है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको स्किप कर सकता है, अपना टाइम वेस्ट ना करें यहाँ पे। जिसको चीज़ें पता है ये कैसे होती हैं वही समझ सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस ये वो चीज़ें जो रटने की है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा, यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। वाटर कैप्चर इशू क्या होता है इसके अंदर, कि एक्टिवेटेड कार्बन के अलावा एडजॉर्प्शन पहले ही वाटर कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए गैस से वाटर रिमूव करना ज़रूरी है बेड से पहले।
अब बात करते हैं टेम्परेचर लिमिटेशंस की। जो एडजॉर्प्टेंट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो कैमअब्जॉर्प्टेंट होते हैं ना वो वैसे ही काम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रक्शन टेम्परेचर्स क्या होते हैं? एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है 150 डिग्री होता है, मॉलिक्यूल सीव्स होते हैं वो 600 डिग्री होते हैं, और सिलिका जेल होते हैं वो 400 डिग्री पे वर्क करता है, और जो एक्टिवेटेड एलुमिना होता है ना वो 500 डिग्री पे वर्क करता है। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है कि इसका डिस्ट्रक्शन टेम्परेचर्स कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर की लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे ये डिवाइस से इनएफिशिएंट हो जाती हैं। ज़्यादा टेम्परेचर आएगा तो गर्म आ जाएगी मशीन, तो ज़्यादा काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन इक्विपमेंट्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं एडजॉर्प्शन इक्विपमेंट्स? इनका क्या पर्पज़ होता है? इनका पर्पज़ होता है एब्जॉर्बर कंटेंट करता है कि एब्जॉर्बेंट सॉलिड जो है जिसमें एफ्लुएंट गैसेस पास होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बेड्स की। पहला आता है फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर। इसमें जो ओरिएंटेशन होता है इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली होता है। इस जो कंस्ट्रक्शन होता है इसका वो कैसे होता है? इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल सेटल होती है और एक्टिवेटेड कार्बन इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। किसके अंदर? फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर के अंदर। अब इसके अरेंजमेंट ऑफ कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का अरेंजमेंट कैसा होता है? या तो वेड या ट्रे लेयर्स में होती हैं। जो लेयर की जो थिकनेस होती है ना इसमें कार्बन की लेयर की जो जो जिससे ये बेड बनता है उसकी लेयर होती है 1.3 सेंटीमीटर या 0.5 इंच। थिन बेड एब्जॉर्बर्स होते हैं ये, जो डीप बेड एब्जॉर्बर्स से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो मल्टीपल फिक्स्ड बेड होते हैं, अगर एक से ज़्यादा बेड्स हो तो उनको मल्टीपल फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर बोला जाता है। अब आते हैं मूविंग बेड एडजॉर्बर। इनमें क्या होता है? एडजॉर्प्शन जो बेड होता है इसमें एक्टिवेटेड कार्बन रोटेटिंग ड्रम में होता है। ठीक है, जो गैस फ्लो होती है फैन से कंटामिनेट एयर, ठीक है, और रोटेटिंग ड्रम सेक्शन में एंटर करती है ना। मतलब फैन से जो कंटामिनेंट एयर है वो रोटेटिंग ड्रम सेक्शन में एंटर करती है, गैस इस तरीके से इसके अंदर फ्लो करती है। उसके बाद आता है वेपर लेडन एयर पाथ। वेपर लेडन एयर का पाथ क्या होता है कि कार्बन बेड के ऊपर पोर्ट से एंटर करती हैं और सिलेंड्रिकल एक्टिवेटेड कार्बन में बेड पास होती हैं और ड्रम के अंदर की जो स्पेस में जाती हैं। ठीक है, और ड्रम के एंड्स के जो पोर्ट होते हैं उससे बाहर निकल जाती हैं। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे मोटर हो जाती है, इसके अंदर फ़ैन होती है, कूलर होता है, फिल्टर होता है, स्ट्रीम रिजनरेशन सेक्शन से इसके अंदर होता है। अब बात आता है फ्लूइडाइज्ड बेड एब्जॉर्बर। इसका नेचर क्या होता है इस बेड का? ये सैलो होता है, फ्लोटिंग बेड ऑफ एब्जॉर्बेंट होते हैं। ठीक है, अब एयर का फ्लो पैटर्न कैसे होता है कि एयर सबसे पहले इसमें जो है कि अपवर्ड फ्लो करती हैं, उसके बाद बेड एक्सपेंड होते हैं और एब्जॉर्बेंट जो सस्पेंडेड ये फ्लूइडाइज हो जाती हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द फ्लूइडाइजेशंस। गैस और एब्जॉर्बेंट बेड के इंटीमेटेड कांटेक्ट में आते हैं और चैनलिंग प्रॉब्लम से अवॉइड होती हैं। फिक्स्ड बेड से वेटर कांटेक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लीन गैस डिस्चार्ज की। कंटामिनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, क्लीन एयर बचती है जो डस्ट कलेक्टर से पास होकर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाती हैं। कितना टाइम हो गया? अरे यार ये तो वीडियो ही बड़ी बन गई। ठीक है, आगे की चीज़ आगे से पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन यूनिट और अगली क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑन यूनिट। ठीक है गाइस, बाय। देखो मैं आपको बता दूं अभी कि अगर आपको कंसेप्ट मतलब चीज़ें नहीं पता है ना कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रही, कंसेप्ट नहीं पता, तो आपको आप रट भी सकते हो ना। आप रटोगे ना तब भी आपका काम चल जाएगा, आप क्वेश्चंस कर दोगे। पर ध्यान रखना आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ये टाइम वेस्ट करना होगा। तो यहाँ वही बच्चा पढ़े जिसको चीज़ें पता है, जिसने पहले बहुत सारा पढ़ रखा है और उसको रिवीजन करना हो, बस ये रिवीजन के लिए ही है। बाय।